आइए हम ये समझते हैं कि एक आवर्धक लेंस जो वास्तव में एक उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस होता है, हमें चीज़ों को बड़ा देखने में कैसे मदद करता है। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें इस अक्षर ए को बिल्कुल साफ साफ देखना है। इसे बड़ा देखने के दो तरीके हैं। एक, हम वास्तव में इस अक्षर को किसी तरह बड़ा कर दें, शायद ऐसा एक बड़ा सा पेज मंगवाए, ऐसा ही कुछ करें। लेकिन अगर वो संभव नहीं है तो हम इसके पास या निकट जा सकते हैं। इसके निकट जाने से ये अक्षर हमारी आंखों में बड़ा दिखने लगता है, जैसे कि यहां भी आप देख रहे हैं। लेकिन इसमें एक समस्या है। जब हम बहुत पास चले जाते हैं, यानी निकट बिंदु या नियर पॉइंट से भी पास, तो हम प्रकाश की किरणों को हमारी रेटिना पर फोकस नहीं कर पाते। इसलिए अभी हम भले ही निकट बिंदु से ज्यादा पास हों और भले ही अक्षर बड़ा भी दिख रहा हो, लेकिन दिख तो धुंधला ही रहा है। तो अब क्या करें? खैर, अब हम एक उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग कर सकते हैं। इसकी अभिसारी शक्ति, कन्वर्जिंग पावर के कारण यह प्रकाश की किरणों को फिर से हमारी रेटिना पर फोकस करने में मदद करता है और इस तरह अब हम इसे बिल्कुल साफ देख सकते हैं। तो आश्चर्य की बात यह है कि आवर्धक लेंस वास्तव में चीजों को बड़ा नहीं करता। देखिए, बिना लेंस के भी आकार लगभग समान ही था। इस लेंस ने केवल यह सुनिश्चित किया कि वस्तु फोकस में है। संक्षेप में, बिना लेंस के हम वस्तु के ज्यादा पास नहीं जा सकते, वरना वो धुंधली हो जाती। और यही वो अधिकतम आकार है जो हमारी रेटिना पर बन सकता है। लेकिन लेंस के साथ हम और भी पास जा सकते हैं। इससे प्रतिबिंब या इमेज बड़ा हो जाता है और लेंस उसे स्पष्ट यानी शार्प बनाए रखता है। यही आवर्धक लेंस का सिद्धांत है। आइए अब इसे थोड़ा और विस्तार से देखें। कल्पना कीजिए कि हमारी आंख है और एक मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस खींचा गया है। यहां हम अपनी आंख को एक उत्तल लेंस के रूप में मान रहे हैं और यह है हमारा रेटिना जहां प्रतिबिंब बनना चाहिए। अब हम एक वस्तु रखें, वही अक्षर ए जो हमने पहले लिया था। इसे आंख से कुछ दूरी पर रखते हैं। वैसे यह बिंदु डी निकट बिंदु है, यानी यदि वस्तु इससे और पास आ जाए तो हमें स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अगर वस्तु यहां है तो चलिए देखें कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। हम कुछ किरणें खींचकर यह पता लगा सकते हैं। एक किरण इस वस्तु के शीर्ष से शुरू होगी और लेंस के प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिक सेंटर पर सीधे गिरेगी, क्योंकि हमें पता है कि प्रकाशिक केंद्र से निकलने वाली कोई भी किरण बिना विचलन या डिविएशन के जाती है। तो ये एक किरण हो गई। दूसरी किरण हम मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर खींच सकते हैं। अब ये कहां जाएगी? ये सीधे फोकस से होकर गुजरेगी। लेकिन इस लेंस का मुख्य फोकस है कहां? हमारी आंखें अपने मुख्य फोकस या फोकल लंबाई को ऐसे समायोजित करेंगी कि ये दोनों किरणें रेटिना पर जा मिले। तो भले ही हमें मुख्य फोकस का स्थान न पता हो, हम निश्चित रूप से जानते हैं कि ये किरणें इस बिंदु पर मिलेंगी। ठीक यही तकनीक हम ये जानने में इस्तेमाल कर सकते हैं कि प्रतिबिंब हमारी आंख में कहां बन रहा है। लेकिन यह तभी काम करता है जब वस्तु निकट बिंदु के बाहर हो। अगर यह निकट बिंदु के अंदर आती है तो यह काम नहीं करेगा। बहरहाल हम इसे बाद में देखेंगे। फिलहाल देखिए, यह बिंदु यहां केंद्रित हो रहा है, इसी तरह यह बिंदु यहां केंद्रित होगा और परिणाम स्वरूप हम अब प्रतिबिंब को फिर से बना सकते हैं। प्रतिबिंब उल्टा होगा और कुछ इस तरह दिखेगा। तो हां, हमारी आंख के अंदर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा ही होता है। यह हमारा मस्तिष्क है जो उसे ठीक कर देता है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात है, हमारे लिए वस्तु ये अक्षर कितना बड़ा दिखेगा यह केवल रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई पर निर्भर करता है। यदि यह ऊंचाई रेटिना में बढ़ जाए तो वो हमें बड़ा दिखेगा। यदि यह कम हो जाए तो छोटा दिखेगा। तो चूंकि हम चाहते हैं कि वो बड़ा दिखे, हम चाहते हैं कि वो हमें बड़ा लगे, तो ऐसे में हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि रेटिना में प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसे बढ़े। तो बड़ा सवाल यह है, इस प्रतिबिंब की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? खैर, अगर हम थोड़ी देर के लिए नीली किरण को अनदेखा करें तो हम देख सकते हैं कि यह किस पर निर्भर करती है। तो अगर आप इस पीली किरण पर ध्यान दें तो क्या आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई इस कोण पर निर्भर करती है? चलिए मैं इसे लिख देता हूं। यह इस कोण पर निर्भर करती है। यदि यह कोण बढ़ जाए तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी बढ़ जाएगी और देखा जाए तो यह कोण इस कोण के बराबर है। चलिए इसे थीटा कहते हैं। यदि यह थीटा बढ़ेगा तो प्रतिबिंब का आकार भी बढ़ेगा। तो रेटिना में प्रतिबिंब के आकार को बढ़ाने के लिए हमें किसी तरह इस थीटा को बढ़ाना होगा। तो आइए देखिए कि थीटा किस पर निर्भर करता है। क्या हम इसे इस चित्र से निकाल सकते हैं? निश्चित रूप से हम इसे निकाल सकते हैं। यदि हम वस्तु की ऊंचाई को h मान लें, मान लीजिए वस्तु की ऊंचाई h है और इस दूरी को d माने, तो छोटे कोणों के लिए हम छोटे कोण का सन्निकटन यानी स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन उपयोग कर सकते हैं। हम इसे एक चाप की तरह मान सकते हैं। इसे हम त्रिज्या और इसे हम चाप के रूप में देख सकते हैं और हम चाप सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। चाप सूत्र बताता है कि रेडियन में इस कोण थीटा का मान होगा चाप की लंबाई h भागे त्रिज्या d के बराबर।
देखा जाए तो ये बिल्कुल बराबर नहीं है, यह एक सन्निकटन या अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि वास्तव में ये एक चाप नहीं बल्कि एक समकोण त्रिभुज है। आप इसे इस तरह भी सोच सकते हैं, अगर आप tan थीटा लें तो आपको h भागे d मिलेगा, लेकिन यदि थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है, और इस सन्निकटन को सही ठहराने के लिए हम इसी तथ्य का उपयोग कर सकते हैं। तो यदि आप थीटा को बढ़ाना चाहते हैं तो हम या तो h बढ़ा सकते हैं, वस्तु को बड़ा बना सकते हैं जिससे वो बड़ा दिखे, या हम d को कम कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम वस्तु को आंख के पास ला सकते हैं, और यही हमने किया था। यदि हम इसे कम करें तो थीटा बढ़ेगा और इसलिए प्रतिबिंब का आकार भी बढ़ेगा। अब चलिए इसे कम करते हैं, वस्तु को और पास लाते हैं, इसे डी बिंदु तक ले आइए। अब आप देख सकते हैं कि वस्तु हमारी आंख के पास एक बड़ा कोण बनाना शुरू कर देती है। देख सकते हैं कि यह कोण बढ़ गया है, यह थीटा बढ़ गया है, और परिणाम स्वरूप मैं इसे यहां थीटा लिख देता हूं पहले, यह कोण बढ़ गया है। यह कोण बढ़ा इसलिए प्रतिबिंब का आकार भी बढ़ गया। देखिए यह प्रतिबिंब अब हमें बड़ा दिखता है। तो यही हमने पहले देखा था ना, है ना? जैसे जैसे हम पास गए वो प्रतिबिंब हमें बड़ा दिखने लगा। लेकिन एक और बात यह है कि जैसे जैसे वस्तु पास आती है, हमारी आंखों पर अधिक तनाव पड़ता है। क्यों ऐसा होता है, इसे समझने के लिए उस नीली किरण को वापस लाते हैं, वो किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर थी। और अगर हमें आने वाली किरण पर ध्यान दें, जब वस्तु दूर थी तो यह ज्यादा विचलित नहीं थी, विचलन का कोण छोटा था और हमारी आंखें आसानी से इन्हें फोकस कर सकती थी। लेकिन जैसे जैसे वस्तु पास आती है और डी बिंदु तक पहुंचती है, आप देख सकते हैं कि विचलन का कोण बढ़ जाता है। ये किरणें अधिक विचलित हो जाती हैं, विचलन का कोण बढ़ता है और हमारी आंखों को इन्हें फोकस करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए भले ही वस्तु को पास लाने से प्रतिबिंब बड़ा होता है, यह आपकी आंखों पर तनाव भी डालता है। अतः यदि आप इस वस्तु को और भी पास लाएंगे, इस कोण को और भी बड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो निसंदेह कोण भी बढ़ेगा और आपको एक बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा। लेकिन अब किरणें इतनी अधिक विचलित हो गई हैं कि आपकी आंखें उन्हें रेटिना पर फोकस नहीं कर पाएंगी, वे किरणें आपस में नहीं मिलेंगी, आपकी आंखों की शक्ति की सीमा समाप्त हो जाएगी और परिणाम स्वरूप किरणें रेटिना के पीछे मिल सकती हैं, लेकिन बिंदु फोकस में नहीं होगा। और इस कारण भले ही प्रतिबिंब बड़ा हो जाता हो, वो धुंधला हो जाता है। फिर से हमने यही देखा था, जैसे ही आप डी बिंदु या निकट बिंदु के पास जाते हैं, प्रतिबिंब आकार में बड़ा हो जाता है लेकिन धुंधला भी हो जाता है। इसलिए नग्न आंख से यही सीमा है, यही अधिकतम कोण है। तो चलिए इसे यहां लिख लेते हैं। अधिकतम कोण, हम इसे थीटा नॉट कहेंगे। यह वो अधिकतम कोण है जिसे कोई वस्तु हमारी नग्न आंखों पर बिना धुंधला हुए बना सकती है। यह इस स्थिति में होगा और यह वस्तु की ऊंचाई को इस दूरी से विभाजित करने पर मिलेगा। यह दूरी निकट बिंदु नियर पॉइंट की दूरी है, इसे हम कैपिटल डी ही कहेंगे और इस प्रकार यह अधिकतम कोण है। आइए इसे थीटा नॉट कह लेते हैं। यह वो अधिकतम कोण है जो अधिकतम आकार के संगत है। आप नग्न आंखों से इससे बड़े कोण पर एक स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं प्राप्त कर सकते। तो यदि आप इस कोण को और भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको प्रकाश की किरणों को अभिसारित या कन्वर्ज करने के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता चाहिए, और यह सहायता हमें आवर्धक कांच या मैग्नीफाइंग ग्लास से मिलती है। एक आवर्धक कांच केवल एक उत्तल लेंस होता है। मान लीजिए हम अपनी वस्तु को इस उत्तल लेंस के मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस पर रख दें, तो अब क्या होगा? देखा जाए तो यहां हम बहुत पतले लेंसों के साथ काम कर रहे हैं। वे इतने मोटे नहीं जितना चित्र में दिखाया गया है, लेकिन क्योंकि ये लेंस बहुत पतले हैं, इसलिए हम व्यापक तौर पर मान सकते हैं कि इस लेंस का प्रकाशक केंद्र या ऑप्टिक सेंटर उसी स्थान पर है जिस स्थान पर इस दूसरे लेंस का प्रकाशक केंद्र है। और अगर हम ये मान लें तो जो किरण प्रकाशक केंद्र से गुजर रही थी वो लगभग वैसी की वैसी ही रहेगी। फलस्वरूप वस्तु द्वारा उत्पन्न किया गया कोण आंख के लिए लगभग वही बना रहेगा। इसलिए रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब का आकार बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, यह लगभग वही रहेगा जैसा कि बिना लेंस के था। लेकिन अब लेंस किरणों के पुंज या बीम ऑफ लाइट को अभिसारित करने में सहायता करेगा और यह किरण लेंस के कारण थोड़ा बदल जाएगी। जैसे ही यह लेंस से गुजरेगी, लेंस इस किरण को अभिसारित करेगा और सोचिए क्या होगा? क्योंकि वस्तु मुख्य फोकस पर रखी गई है, अतः अपवर्तन के बाद प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगी। फलस्वरूप अपवर्तन के बाद यह किरण समानांतर हो जाएगी, यह किरण समानांतर हो जाएगी।
ध्यान दें कि अब हमारी आंखों के लिए जो आने वाली किरणें हैं वे समानांतर किरणें हैं, और सोचिए क्या, हमारी आंखें इन समानांतर किरणों को आसानी से अभिसरित कर सकती हैं, क्योंकि याद रखें समानांतर किरणें बहुत दूर स्थित वस्तुओं से आती हैं। जब आप बहुत दूर स्थित वस्तुओं को देखते हैं तो आपकी आंखें उन्हें बहुत आसानी से अभिसारित कर सकती हैं। यह सबसे आसान होता है, इसलिए अब हमारी आंखें इस किरण पुंज को बड़ी आसानी से इस बिंदु पर अभिसारित कर सकती हैं। और क्योंकि अब यह प्रकाश पुंज आसानी से अभिसरित हो रहा है, अब यह प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट दिखाई देगा। देखिए अब यह बहुत स्पष्ट हो गया है। और फिर यही हमने पहले भी देखा था, जब हमने लेंस का प्रयोग किया था तो प्रतिबिंब का आकार तो नहीं बदला था, लेकिन वो बिल्कुल साफ हो गया था। तो अब ये नया कोण क्या होगा? खैर, ये थीटा नॉट से बड़ा होगा। आइए इसे थीटा डैश कहते हैं, और ये थीटा डैश लगभग बराबर होगा, वास्तव में यहां हम वही सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी लगभग के रूप में ही होगा। ठीक है, तो इस बार इस ये होगा ऊंचाई यानी हाइट भागे यहां की दूरी यानी फोकल लंबाई। क्योंकि ये लेंस बहुत पतले हैं तो हम इनकी मोटाई को अनदेखा कर सकते हैं, और ऐसे में ये दूरी फोकल लेंथ यानी फोकल लंबाई होगी, यानी स्मॉल एफ। और अब हम इस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन को परिभाषित कर सकते हैं। तो अगर इस लेंस के कारण रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई बिना लेंस वाले प्रतिबिंब से 2 गुना अधिक हो जाए तो हम कह सकते हैं कि आवर्धन 2 है। तो यहां पर आवर्धन होगा रेटिना पर लेंस के साथ बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई का बिना लेंस के बनने वाली अधिकतम ऊंचाई से अनुपात। इन ऊंचाइयों का अनुपात इन कोणों के अनुपात के बराबर है ना? क्योंकि यदि यह ऊंचाई दुगनी हो गई तो इसका मतलब यह भी है कि यह कोण भी लगभग दुगना हो गया। इसलिए जब हम एक साधारण माइक्रोस्कोप या एक आवर्धक कांच की बात करते हैं तो हम आवर्धन को इस प्रतिबिंब की ऊंचाई और इस प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं। लेकिन यह अनुपात वही है, लगभग वही, जो कि यहां उत्पन्न कोण और यहां उत्पन्न कोण का है। और इस प्रकार इसका मान हो जाता है h भागे f बटे h भागे d, या h बटे f भागे h बटे d, कैपिटल D। यहां h से h कट गया और अब हमें मिलता है लगभग d बटे स्मॉल f के बराबर। और इस तरह में मिल जाता है हमारे साधारण सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन का सूत्र। यह जो सूत्र है जिसे हमने निकाला है केवल तब काम करता है जब वस्तु को ठीक मुख्य फोकस पर रखा जाए। और आपके मन में कुछ सवाल भी आ सकते हैं, जैसे कि अगर वस्तु को यहां कहीं रखा जाए या अगर हम वस्तु को अंदर लाएं तो क्या फिर भी वस्तु का आवर्धन होगा? इस बारे में हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। और दूसरी बात यह कि क्योंकि अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें समानांतर हो जाती हैं, वे समानांतर होती हैं जब वे आपकी आंखों में आती हैं और आपको छूती हैं, आपकी आंखें अपनी सबसे आरामदायक स्थिति में होती हैं। तो ये सूत्र जब आप इस आवर्धन का उपयोग कर रहे हैं इस सेटअप में, आपकी आंखें आराम की स्थिति में होती हैं, तो आंखों को वस्तु को देखने में बड़ी आसानी होती है। तो यदि आप आवर्धक कांच का उपयोग करते हुए साहित्य पढ़ रहे हैं तो ये वो सेटअप है जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और एक आखिरी बात जो मुझे हैरान कर गई थी वो ये थी कि जब भी मैं आवर्धक कांच का उपयोग करता था तो मैं इसे इस तरह से इस्तेमाल करता था, मैं कांच को अपनी आंखों से दूर रखता था और उसे वस्तु के पास ले आता था। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी आंखें वस्तु से दूर होती हैं और जो कोण उत्पन्न होगा वो अभी भी काफी छोटा रहेगा। वास्तव में आवर्धक कांच का सही तरीके से उपयोग करने के लिए आपको कांच को अपनी आंखों के बहुत पास रखना चाहिए, तभी आप वास्तव में वस्तु के पास जा सकते हैं इस अंतरित कोण को बढ़ाते हुए। और इसी कारण आप शायद फिल्मों भी देखेंगे, फिल्मों में जासूस जब आवर्धक कांच का उपयोग करते हैं तो सचमुच इसी तरह से इसका उपयोग करते हैं। इसलिए आपको भी इसे पहले अपनी आंखों के पास रखना होगा और फिर वस्तु के पास।